हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास सेवेंथ सिविक्स चैप्टर 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। ये वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ। इस चैप्टर में ये जो वर्ड्स है डेमोक्रेसी और इक्वालिटी, इन दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया है, डिफाइन किया है और मैंने यहाँ तक कवर किया है। इसलिए अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट वीडियो देखना। तो आपको फर्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो को देख पाएंगे। और इस वीडियो में मैं इसके आगे से चलने वाला हूँ, यहाँ से चलने वाला हूँ सिस्टम्स दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिस्टम्स दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी, वह सिस्टम जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं वह कौन सा सिस्टम है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू अ वोटिंग वर्क्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ वोटिंग। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वह वर्क करती है, काम करती है कौन सा सिस्टम से? तो वोटिंग सिस्टम से काम करते हैं। ये तो प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं। उसके बाद देखते हैं इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है देयर इज फ्रेंचाइज, उसमें फ्रेंचाइज होता है। फ्रेंचाइज क्या है आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और द राइट टू वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, और अधिकार होता है चुनने का रिप्रेजेंटेटिव को। देयर आर ऑल्सो रेगुलर इलेक्शन, जिसके लिए रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। अभी हम लोग फ्रेंचाइज को समझते हैं। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रत्येक डेमोक्रेटिक कंट्री हैज फिक्स्ड वोटिंग एज। प्रत्येक देश का जो डेमोक्रेटिक होता है उनमें से लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन एक फिक्स्ड एज पहुंचने के बाद। जैसे हमारे इंडिया में 18 ईयर्स है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स हु हैव रिच्ड द वोटिंग एज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सिटीजन्स हु रिच्ड, जो पहुंच जाते हैं वोटिंग एज, आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शंस टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्हें अलाउ किया जाता है चूज करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, और वह गवर्नमेंट का फॉर्म हो जाता है। इफ ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट, अगर प्रत्येक सिटीजन्स को वोट का राइट है, रिगार्डलेस ऑफ दियर रेस, बिना किसी जाति धर्म का, रिलीजियस का, वेल्थ का, सेक्स का, एटीसी। कहने का अर्थ है कि वह प्रत्येक व्यक्ति वोट दे सकता है, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, अमीर गरीब हो, सेक्स हो, दे सकता है। वी कैन से देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। किसको बोलते हैं? एक किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में वह व्यक्ति जो एक फिक्स्ड एज पहुंचने के बाद वह वोट दे सकता है, बिना किसी जाति धर्म रिलीजियस वेल्थ सेक्स के क्रिटिसाइज किए बिना, हम उसे कह सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। इन इंडिया, हमारे देश में, द वोटिंग एज इज 18 ईयर्स, 18 साल है। जो व्यक्ति 18 साल तक पहुंच जाता है वह वोट कर सकता है। एंड देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और हम कह सकते हैं कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। दिस मीन्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स और अबव कैन वोट। इंडिया का वह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल पहुंच गया है या उससे ऊपर है वोट कर सकता है। वेदर दे आर मेन और वुमेन, या तो मेन हो या वुमेन हो, रिच हो या पुअर हो, एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो। ऑल्सो नो इंडियन सिटीजन ऑफ वोटिंग एज कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रेस। कहने का अर्थ है कि इंडिया के वह प्रत्येक व्यक्ति वोट कर सकता है, उसे किसी भी ग्राउंड में रोका नहीं जा सकता है वोटिंग के लिए, ना रेस, ना रिलीजियस, ना लैंग्वेज और कास्ट, etc। अब आइए हम लोग यहाँ से बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वोटर्स लाइनिंग अप टू वोट। यहाँ पर वोटर्स हैं लाइनिंग में, वोट देने के लिए हैं। रेगुलर इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक टाइम फिक्स्ड किया जाता है कि इतने टाइम के बाद इलेक्शंस होंगे, गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है। आफ्टर दैट, और इसके बाद, देर आर फ्रेश इलेक्शंस, एक टाइमिंग के बाद द्वारा रीफ्रेश इलेक्शंस होते हैं। इफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, अगर लोग सेटिस्फाइड हैं पिछले गवर्नमेंट से, दे कैन वोट इट बैक टू पावर, उसे द्वारा पावर में ला सकते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं है
दे मे चेंज द गवर्नमेंट, तो वह गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। इन इंडिया इलेक्शंस to the central and state legislatures are held at least once every 5 years। इंडिया में सेंट्रल और लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को एवरी 5 years में हेल्ड किया जाता है, प्रत्येक 5 साल में करवाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ए पॉलिटिकल पार्टीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, ये लोगों का एक जनमत संग्रह है, एक ऑर्गेनाइजेशन से लोगों का, हु हैव सिमिलर व्यूज एंड पॉलिटिकल इशूज, जो सभी पार्टीज के पास एक सिमिलर व्यूज होता है और पॉलिटिकल इशूज होता है। एवरी पार्टीज एम टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस, प्रत्येक पार्टी का जो एम होता है वह वोट लड़ना और वोट जीतना, ये दो एम होता है। एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार बनाना। फॉर दिस इट नीड्स टू विन द पीपल्स सपोर्ट, और वह चाहता है कि हम लोगों का विश्वास जीते। इन इंडिया देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बड़ा पार्टीज में बीजेपी और कांग्रेस आता है, आरजेडी भी है, इस प्रकार के कई पार्टीज हैं। इफ एनी पार्टी विंस मोर देन हाफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर, किसी भी लेजिस्लेचर में, किसी भी रीजन में अगर वह आधे से अधिक वोट अगर विंस करता है, जीत लेता है, इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वह गवर्नमेंट का फॉर्म हो सकता है। विदाउट शेयरिंग पावर विद एनी अदर पार्टी, बिना पावर शेयरिंग का किसी पार्टी से। द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और जो पार्टी सरकार बनाती है उसको हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी। द अदर पार्टीज फ्रॉम द अपोजिशन, और जो रेस्ट पार्टी बचे वो सब अपोजिशन हैं, विरोधी पार्टी हैं। इफ नो सिंगल पार्टी विन्स ए क्लियर मेजोरिटी, अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं जीतता है, टू और मोर पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, तो दो तीन पार्टी मिलकर के कोलिएशन गवर्नमेंट बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कोलिएशन गवर्नमेंट, जिसे हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कुछ अदर फॉर्म होता है। कौन कौन सा फॉर्म है? एक तो हमने अभी पढ़ा डेमोक्रेसी फॉर्म होता है गवर्नमेंट बनाने का, कुछ और होता है उसे भी हम लोग जानेंगे। डेमोक्रेसी इज नॉट द ओनली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी ही केवल गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं है। टू इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स अदर देन डेमोक्रेसी और मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी के अलावा गवर्नमेंट का एक फॉर्म है मोनार्कियल और एक है डिक्टेटरशिप। अभी दोनों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। मोनार्कियल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ मोनार्क, इस प्रकार मोनार्कियल गवर्नमेंट में एक मोनार्क होता है, जिसको हम लोग एक राजा या एक रानी कह सकते हैं। हैज़ एब्सोल्यूट पावर, उनके पास कंप्लीट पावर होता है। एंड द पावर टू रूल फॉर लाइफ, और हमेशा लाइफ के लिए वह पूरी जिंदगी भर वह रूल करता है उस रीजन पे। मोनार्क इज जनरली हेरिडिटी, इनके पास हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी करने का मतलब ये हमेशा के लिए पीढ़ीगत इनका अधिकार होता है रूल करने का। वेन मोनार्क डाइज, अगर ये इनका मृत्यु हो जाता है मोनार्क का, द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो जो बड़ा चाइल्ड होता है इनका, बड़ा लड़का होता है, यूजुअली द एल्डेस्ट सन ऑफ द मोनार्क ऑटोमेटिकली बिकम्स द नेक्स्ट रूलर, और उनका बड़ा लड़का जो है वह नेक्स्ट रूलर तुरंत बन जाता है। इस प्रकार ये मोनार्की सिस्टम है। अभी हम लोग इसके आगे बात करेंगे। इन अ मोनार्की द मोनार्क एलोन डिसाइड्स हाउ मच फ्रीडम टू गिव द पीपल्स, मोनार्क अकेला डिसाइड करेगा कि लोगों को कितना फ्रीडम देनी चाहिए। इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि हाउएवर द मोनार्क शेयर्स पावर विद द पीपल, मोनार्कियल गवर्नमेंट में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, जिनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं पीपल के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ पावर को शेयर किया जाता है लोगों के द्वारा, तो उसमें से कंप्लीट डिसाइड मोनार्क नहीं ले सकता, उसमें से कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग जानेंगे डिक्टेटरशिप क्या है। डिक्टेटरशिप में इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू रूल रेस्ट विथ वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल, कहने का मतलब ये है कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि पूरा देश का पावर या तो किसी एक व्यक्ति के पास रहेगा या तो फिर एक 5-10 लोगों का छोटा ग्रुप होगा उनके पास होगा। सच पावर इज ऑब्टेन्ड फोर्सिबली, और ऐसा पावर जो स्थापित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, और फोर्सिबली जबरदस्ती प्राप्त किया जाता है। अ डिक्टेटर यूजुअली टेक्स अवे मच ऑफ द पीपल्स फ्रीडम, और इस प्रकार का जो पावर होता है वह लोगों का ज़्यादातर आज़ादी छीन लिए जाते हैं।
दोज हु डेयर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और वह व्यक्ति जो हिम्मत करता है गवर्नमेंट को कुछ कहने का, क्रिटिसाइज करने का, आलोचना करने का, और सेवरली पनिश्ड, उन्हें अक्सर पनिश्ड किया जाता है। इसलिए डिक्टेटरशिप बहुत ही मुश्किल है, टफ है जनता के लिए, और मोनार्क भी उतना ही टफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ है डिक्टेटरशिप। उसके बाद मोनार्कियल टफ है, और सबसे अगर खुशहाल जनता रह पाएगी तो आपके रह पाएंगे डेमोक्रेसी में, जो इंडिया में है और कई देशों में है। इसके आगे अभी हम लोग बात करेंगे। डेमोक्रेसी गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू द पीपल्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस दैट इफेक्ट देम। कहने करती है कि डेमोक्रेसी जो है वह मैक्सिमम फ्रीडम देता है लोगों को, और वह अपना आज़ादी खुद डिसाइड करते हैं और खुद डिसीजन लेते हैं किसी भी काम को करने का। इट इवन अलाउज द पीपल टू चेंज अ गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म जो होती है वह लोगों को राइट्स देता है चेंज करने का, गवर्नमेंट को चेंज करने का। दैट कैनॉट सेटिस्फाइड देम, अगर वह सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट से, विच इज़ नॉट यूजुअली पॉसिबल इन अ मोनार्कियल और डिक्टेटरशिप। कहने का मतलब ये कि अगर जनता सेटिस्फाइड नहीं है सरकार से डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, तो चेंज कर सकती है, लेकिन चेंज करना मोनार्कियल और डिक्टेटरशिप में इम्पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है मोनार्क को चेंज करना, पॉसिबल नहीं है डिक्टेटरशिप के सरकार को चेंज करना, पॉसिबल है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को चेंज करना। इसके आगे अभी हम लोग जानेंगे कि इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होना चाहिए, और जिस डेमोक्रेसी में इक्वालिटी नहीं है तो वह डेमोक्रेसी नहीं कहलाता है। इट इज़ ऑफ्टन सेड दैट देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्वालिटी। ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी बिना इक्वालिटी का बन ही नहीं सकता। हैंस अतः इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऑल सिटीजन्स आर गिवन इक्वल राइट्स, प्रत्येक सिटीजन्स को इक्वल राइट दिया जाता है। एटलीस्ट फॉर्मली, कम से कम फॉर्मली तो जरूर नहीं इक्वालिटी दिया जाता है। द लॉज आर यूजुअली द सेम फॉर ऑल सिटीजन्स, और जो कानून होते हैं सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल होते हैं। एंड द रूल ऑफ लॉ इंश्योर्स दैट नो बॉडी नॉट इवन द गवर्नमेंट इज अबव द लॉ। कहने का अर्थ ये है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो लॉ होती है, प्रत्येक नागरिक लॉ के नीचे होता है, यहाँ तक सरकार भी नीचे होती है, लॉ के, कानून के नीचे होते हैं, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता है देश में। इस प्रकार अभी आगे जानेंगे हम लोग। इन मेनी कंट्रीज, ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी इंक्लूड्स गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स, प्रत्येक नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं टू गेट एजुकेशन, वह एजुकेशन के मामले में हो या तो फिर पैसा कमाने के दृष्टि से हो, यूज पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज करने के मामले हो, एंड शो, और इस प्रकार कई सारे ऐसे सुविधाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को इक्वालिटी के दर्जे से दिया जाता है। इन दिस कंट्रीज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजियस, वेल्थ, सेक्स इज डिस्करेज्ड, और इस प्रकार के कंट्री में जहाँ पर रेस, रिलीजन, वेल्थ, सेक्स पर अगर क्रिटिसाइज किया जाता हो, आलोचना होता हो, तो वहाँ पर डिस्करेज किया जाता है, उसे दबाया जाता है, रिप्रेशंस किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ्टन टेक्स स्टेप्स टू रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और गवर्नमेंट प्रयास करती है कि वहाँ पर रिड्यूस करें, कम करें, किस चीज़ को, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। अगर सोशल में इनइक्वालिटी है तो उसे कम करें, इकोनॉमिक में इनइक्वालिटी है तो उसे कम करें, सो ऑल सिटीजन्स कैन लिव विद डिग्निटी, और इस प्रकार से सभी पीपल, सभी लोग, सभी सिटीजन जो है एक कम मान सम्मान के साथ जिंदगी जीते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। इसके नेक्स्ट आगे जानेंगे अभी हम लोग इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी से क्या लिंक है हम लोग अभी जानेंगे। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मैंने पिछले पेज में आपको समझाया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। हेंस एवरी एडल्ट सिटीजन कैन वोट नो मैटर व्हाट हिज और हर रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, प्रत्येक व्यक्ति वोट कर सकता है, मैटर नहीं करता है कि वह कौन सा जाति से है, धर्म से, लैंग्वेज से है, कास्ट से है, वेल्थ से है, सेक्स से है, और लेवल ऑफ एजुकेशन, कोई भी लेवल ऑफ एजुकेशन से हो सकता है, कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा। मोर एवर एवरी पर्सन वोट कैरीज इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। उसका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस डिसाइड नहीं करेगा कि उसका वोट का वेट कितना होगा। एक वकील वोट देगा, उसका भी उतना ही मान है जितना एक लेबर देगा, जितना एक किसान देगा। प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट्स है और इक्वल वेट है, वोटिंग वेट है, इसे हम कह सकते हैं। इस प्रकार ये इक्वालिटी है डेमोक्रेसी में, खासकर इंडिया में। आगे अभी हम लोग जानेंगे इन इंडिया ऑल सिटीजन्स फॉर्मली एंजॉय द सेम स्टेटस, इंडिया के सभी लोग सेम स्टेटस एंजॉय करते हैं। हेंस नो सिटीजन्स कैन बी लुक्ड डाउन अपॉन फॉर बिलोंगिंग टू अ सर्टेन रेस, कोई भी व्यक्ति
किसी को भी जाति की दृष्टि से नीचा नहीं देख सकता है, उसके भाषा की दृष्टि से नीचे नहीं देख सकता है, नीचा नहीं दिखा सकता है, ना कोई देख सकता है। सर्टेन लैंग्वेज फॉलोइंग अ सर्टेन रिलीजन डूइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क, नहीं तो उसके काम कैसे किसी को नीचे आंका जा सकता है, कम आंका जा सकता है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। बीइंग वोमेन, ना तो किसी महिला को कहा जा सकता है कि महिला है, आंका जा सकता है, ये गैर कानूनी है। बीइंग्स पुअर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी से सफरिंग है तो उसे भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इक्वालिटी का। फ्रॉम दिस राइट्स इट फॉलोज दैट, और इस राइट से लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉज, प्रत्येक भारत के नागरिक लॉ के नीचे, लॉ के साथ इक्वल है एंड इंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन विद इन इंडियन टेरिटरी, और इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत ये इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं। और इस प्रकार इक्वल दर्जा, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स भारत के प्रत्येक नागरिक के पास होने के साथ साथ, बी इट द प्रेसिडेंट और एनी ऑर्डिनरी पर्सन हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, या तो राष्ट्रपति हो या तो फिर एक आम नागरिक हो या तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में रह करके काम करना है। ऑल इंडियन सिटीजन्स आर सोशली इक्वल बिफोर द स्टेट, स्टेट के सामने प्रत्येक सोशली सिटीजन्स इक्वल है। दिस मीन दैट द स्टेट कैनॉट स्टॉप एनी सिटीजन्स फ्रॉम डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, प्रत्येक भारत के नागरिक को किसी स्टेट के लोगों को किसी को भी स्टॉप नहीं किया जा सकता है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और नहीं तो किसी को रोका जा सकता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए। एंटरिंग अ पब्लिक बिल्डिंग, नहीं तो किसी को रोक सकते हैं हम पब्लिक बिल्डिंग में घुसने के लिए, यूज करने के लिए। यूजिंग अ पब्लिक वेल, टैंक और रोड एंड सो ऑन, इस प्रकार कई ऐसी सारी चीज़ें जो प्रत्येक व्यक्ति को अवेलेबल होता है। जस्ट बिफोर ही और सी बिलोंग्स टू अ सर्टेन कास्ट, कम्स फ्रॉम अ सर्टेन रीजन, फॉलोज अ सर्टेन रिलीजन, इज रिच और पुअर, और इज अ स्मॉल और अ वुमेन, इज अ मैन और अ वुमेन, कहने का अर्थ ये है कि किसी भी तरह से हम रोक नहीं पाएंगे लोगों को पब्लिक फैसिलिटी को यूज करने के लिए। सरकार जो चीज़ें इक्वल प्रत्येक व्यक्ति को दिया है वो लेंगे ही और लेकर ही रहेंगे, किसी को रोकने का किसी भी पर्सन को अधिकार नहीं है। इसके बाद अभी हम लोग जानेंगे अनटचेबिलिटी इज इलीगल एंड पनिशेबल, अनटचेबिलिटी हम किसी को नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम मान सकते हैं छुआछूत, ये इलीगल है और पनिशेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है द स्टेट कैनॉट गिव एनी सिटीजन्स एनी टाइटल, स्टेट जो है वह किसी भी व्यक्ति को टाइटल नहीं दे सकता है। वुड गिव द रिसिपेंट एनी स्पेशल सोशल प्रिविलेज, और नहीं तो किसी को एक सामाजिक विशेष अधिकार नहीं दे सकता है, देगा तो सभी को इक्वल देगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, और इसके आगे ये सेकेंड वीडियो यहाँ तक रहा, इसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो करेंगे जो आगे पूरा इस चैप्टर को एंड कर देंगे। थैंक यू।